मिसाइल नहीं, अब साइबर वॉर की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से यूक्रेन का होगा विनाश। रूस की नई युद्ध नीति के आगे सब होंगे फेल। बिना वार के ही युद्ध जीत लेगा रूस। न तोपों की गर्जना, न ही लगेंगे लाशों के ढेर। विनाश की कोई लीला नहीं होगी, लेकिन युद्ध में रूस के सिर विजय का ताज सजेगा। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, आखिर पुतिन ऐसा क्या करने वाले हैं जो सारा पासा ही पलट जाएगा। पश्चिमी देशों का प्लान और युद्ध को लेकर उनकी तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी। मैं बताऊंगा आपको, परत दर परत रूस की नई युद्ध नीति के सारे राज खोलूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रूस की नई युद्ध नीति की पूरी दास्तान। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन में जारी तनाव में एक नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अनावश्यक रूप से रूस के हमले की योजना का डर दिखाकर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें सैन्य तैनाती का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है और हालात अभी खराब नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका की ओर से दी गई सहायता के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति हूँ। मैं यहाँ की ज्यादा जानकारी रखता हूँ। मुझे किसी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा जानकारी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद कि फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, उसके अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत मिल रहे थे। ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये बयान देना पड़ा, जिससे कि बाजार में भगदड़ न मचे और शेयर औंधे मुंह न गिरे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या दरअसल जंग होगी? क्या महाविनाश को रोका नहीं जा सकता? अगर इसे रोका जा सकता है तो वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर इस अनहोनी को टाला जा सकता है? चलिए आज हम इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। रूस यूक्रेन के विवाद की असली वजह क्या है? क्या गैस पाइपलाइन है पूरे विवाद की जड़? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच संभावित जंग की एक वजह गैस पाइपलाइन भी मानी जा रही है, जो यूक्रेन से होकर गुजरती है। दरअसल 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। जिन देशों से होकर यह पाइपलाइन गुजरती थी, रूस को उन्हें ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी। यूक्रेन भी उन्हीं देशों में से एक था जहां से रूस की गैस पाइपलाइन गई थी। लिहाजा यूक्रेन को भी भारी भरकम रकम ट्रांजिट फीस के रूप में रूस को देनी पड़ती थी। रूस की दी गई रकम से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा था। 2014 तक रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हुआ तो पश्चिमी देशों का प्रभाव साफ दिखने लगा, जिससे रूस भड़क गया। तो रूस को ये बात खटकने लगी। लिहाजा यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने की रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत यूक्रेन से जाने वाली गैस पाइपलाइन को बंद करने का फैसला किया गया और नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के तहत नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से इसको मिलाने वाली ट्रांजिट फीस बंद हो रही थी। इस परियोजना के तहत नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। रूस के इस प्रोजेक्ट का यूक्रेन ने विरोध किया, क्योंकि रूस की नई पाइपलाइन से उसको मिलने वाली ट्रांजिट फीस बंद हो रही थी, जिसका उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लिहाजा वो इसका विरोध करने लगा। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को भी लग रहा था कि इस पाइपलाइन के शुरू होने से यूरोपीय देशों की निर्भरता रूस पर ज्यादा हो जाएगी, जो भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को लेकर यूरोप के बाकी देशों को सलाह देने लगा। दोस्तों, यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि रूस की अर्थव्यवस्था में तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा योगदान है। लिहाजा रूस इस नई पाइपलाइन योजना को किसी भी हालत में शुरू करना चाहता है। इससे उसे अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश यूक्रेन की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस इसी बात से भड़क गया है और यूक्रेन को खत्म करने की ही तैयारी कर डाली, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हालांकि पश्चिमी देश ऐसा करने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर रूस को हमला करने से रोकना है तो इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगाना होगा। जब रूस को लगेगा कि ये परियोजना शुरू नहीं हो पाएगी तो वो युद्ध से पीछे हट सकता है। हालांकि ये केवल एक कयास मात्र है। इधर अमेरिका ने रूस की सुरक्षा गारंटी प्रस्ताव पर अपना जवाब दे दिया है। 26 जनवरी को अमेरिकी राजदूत जॉन सुविलन ने रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुस्को को लिखित जवाब सौंपा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को सौंपे गए जवाब को काफी सकारात्मक बताया। हालांकि अमेरिका से उलट रूस ने कहा कि उसकी मुख्य मांगों पर अमेरिका के इनकार के बाद अब आशा की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
इसके बाद भी वो बातचीत के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिकी प्रतिक्रिया में ऐसे कुछ तत्व शामिल हैं जिससे कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे जो मुद्दे थे उन पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। लावरोव ने कहा कि शीर्ष अधिकारी अब अमेरिकी जवाब के बाद अपने प्रस्ताव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सौंपेंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूस का जवाब जल्द सामने आएगा, जिसके बाद दोनों राष्ट्रपति तय करेंगे कि उन्हें आगे बात करनी है या नहीं। दोस्तों, रूस की जिस मांग को अमेरिका ने खारिज कर दिया, वो मांग क्या थी, आइए पहले वो जान लेते हैं, फिर रूस के उस रणनीति का खुलासा करेंगे जिसके जरिए वो बिना युद्ध के विजय पताका फहराने की तैयारी कर रहा है। क्या चाहता है रूस? मांग पूरी करने पर अड़चन क्या? दरअसल रूस यूक्रेन में नाटो और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव से नाराज है, लिहाजा वो चाहता था कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाए। उसकी मांग थी कि नाटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, लेकिन नाटो और पश्चिमी देश इसे मानने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया और आज नौबत विश्व युद्ध तक आ गई है। दोस्तों, यहाँ ये भी बता दो कि रूस युद्ध से साफ इनकार करता आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख दोनों ही कई बार इसे लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अपनी सीमा के अंदर सैनिकों की तैनाती करने के लिए वो स्वतंत्र हैं और इस पर किसी भी देश को सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सीमा पर सैनिकों और हथियारों के जमावड़े को लेकर उन्होंने कोई तस्वीर साफ नहीं की, जिससे युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है। दरअसल रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर तैनात हैं। फरवरी में इन सैनिकों की संख्या में और बढ़ोतरी की भी आशंका जताई जा रही है। यही नहीं, यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को सबक सिखाने के लिए रूस ने सीमा पर ऐसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं जिससे एक पल में युद्ध का नक्शा बदला जा सकता है। यही नहीं, रूस ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना ने उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में रूस युद्धपोतों के काले सागर में पहुंचने पर पूरे इलाके में तनाव और बढ़ जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन भले ही अभी अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिलने पर उछल रहा हो, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद कर रहे हैं और उसे युद्ध का साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। यही नहीं, युद्ध की आशंका को देखते हुए पश्चिमी देश अपने दूतावासों को भी यूक्रेन से खाली करवाने का आदेश दे चुके हैं। यही नहीं, अपने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी जा रही है। दोस्तों, अब बात रूस के उस नई युद्ध नीति की जिसके जरिए वो पश्चिमी देशों की सारी रणनीति को फेल कर देगा और यूक्रेन पर विजय पताका फहराएगा। यूक्रेन पर रूस की नई नीति, बिना हथियार करेगा वार। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अब कोई सैन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल करने का अंतिम फैसला ले लिया है, लेकिन वो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में तनाव कम करना ही अच्छा विकल्प होगा। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के आर्मी जनरल मार्क मिले ताजा हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि केवल जमीन, वायु और जल क्षेत्र में ही सैन्य बलों को तैनात नहीं किया गया है, बल्कि रूस के पास साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमताएं भी हैं और उसके पास विशेष अभियान बल भी है जिसके जरिए वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने पुतिन से संघर्ष के बजाय कूटनीतिक मार्ग अपनाने की अपील की है। इस बीच मॉस्को में रूसी सरकार ने बताया कि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर गौर नहीं किया है। हम युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन पश्चिमी देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने नहीं देंगे। दोस्तों, पश्चिमी देशों के रिश्ते रूस से भले ही जैसे हो, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, उसके रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध हैं और वो किसी भी हाल में दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं चाहता। इसके लिए हमारे पीएम रणनीति भी तैयार कर रहे होंगे। हालांकि चीन ने सियासी चाल चलते हुए रूस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इससे भी भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पीएम मोदी की सोच बहुत दूरदर्शी है और उनके पास चीन की हर चाल का जवाब है। लिहाजा वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ड्रैगन का फन भी कुचल जाए और भारत के दोनों देशों से संबंध भी बने रहें।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, रूस यूक्रेन पर कब तक हमला कर सकता है? और अगर हमला हुआ तो भारत क्या कदम उठाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।